हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोशिश करेंगे वो चैप्टर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ पीवाईक्यूज कराए थे डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। आई थिंक हमने 23 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे और मैंने आपको कहा था कि अच्छे से पढ़कर आना, रिवाइज करके आना। रेस्ट 25 क्वेश्चंस में और कराऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर को हम हर तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, तो हम उस पर और अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो आज अगेन मैं कुछ 25 क्वेश्चंस उस चैप्टर के आपको करवा रही हूँ। दिस इज द रिकॉर्डेड लेक्चर। कोई बात नहीं बच्चों, आपको जैसे ही क्वेश्चन सामने आए आपको अपना क्वेश्चन वीडियो पॉज करके पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद अपना आंसर मैच करना है। ठीक है, तो इट्स लाइक अ लाइव क्लास, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना इस चीज के लिए। तो मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर देती हूँ बेटा। ऑलरेडी हमारे पीवाईक्यूज लगभग कंप्लीट हो गए थे, बट मैंने इसमें और भी क्वेश्चंस ले लिए। ठीक है, एज इट इज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में भी करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए प्लस बोर्ड्स के लिए भी। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से 24 मार्क्स का पेपर आया था इन 2017। क्लियर? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जैसे 11th में केमिकल बॉन्डिंग था, ऐसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ट्रिक्स होंगी बहुत सारी, हम साथ साथ चीजें सारी कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं बेटा, मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाने थे वो मैं करवा देती हूँ बेटा। सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ध्यान से पढ़ो बेटा क्वेश्चन और कोशिश करो आंसर करने की। जब आपकी ये सारे क्वेश्चंस हो जाएं तो करेक्ट आंसर पे आपको अपने आप को +4 देना है और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको -1 करना है। क्लियर? तो अगर आपका आंसर करेक्ट हो तो अपने आप को +4 दे देना, और अगर आंसर गलत लिखे तो -1 कर देना। ठीक है, और उसके बाद अपने मार्क्स टोटल करने हैं और आपको चैट बॉक्स में सेंड करने हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6। क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? क्वेश्चन में पूछा है इनमें से किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा। तो सब पे कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या क्या एलिमेंट्स दे दिए बेटा? हमें दे दिया ए ऑप्शन में निकल। क्लियर? निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2। और अगर 3d8 4s2, अगर इस केस में निकल पे +3 चार्ज प्रेजेंट है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा? आगे तो आर्गन आ ही जाएगा और ये हो जाएगा 3d7। सेकेंड एलिमेंट अगर हम देखें बेटा, तो सेकेंड एलिमेंट हमें क्या दे रखा है? Mn3+। क्लियर? अब इस केस में मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन, दैट इज आर्गन, ब्रैकेट में आर्गन, एंड दैट इज 3d5। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट देखो बेटा, थर्ड एलिमेंट हमको दे रखा है Fe+3। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s2। और अगर यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज ब्रैकेट में आर्गन, एंड दैट इज 3d5। नेक्स्ट हमको डी क्या दिया है बेटा? डी दिया है हमको CO+3। इस केस में कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। क्लियर? तो हमारे पास इसका 3d7 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d6। तो अब आप खुद बताओ बेटा किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें मैच कर रहा है? आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज कोबाल्ट +3। अब आप देख रहे हो बेटा क्वेश्चन टफ नहीं होते इनऑर्गेनिक के, कंसेप्चुअल होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको क्लियर कहा था 3D सीरीज पूरा याद होना चाहिए, 4D सीरीज में लास्ट 3 एलिमेंट, 5D सीरीज में लास्ट 3 एलिमेंट्स। इनको अच्छे से याद रखना बेटा, यहाँ पे काम भी आने वाले जब हम थ्योरीज डिस्कस करेंगे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है बेटा? Which of the following pairs has the same size? This question is repeated I think. हमसे पूछा है इनमें से कौन से पेयर का साइज सेम होगा। तो अब आप खुद बताओ बेटा क्या आंसर आएगा। हमें ये पता है कि जब हम 3D 4D और 5D सीरीज में थे
तो 3D सीरीज में फेकोनी का साइज लगभग बराबर होता है, उन्हें हम फेरस अलॉयज भी कहते हैं इसी वजह से। लेकिन हम आफ्टर ग्रुप 3 जब हम 4D और 5D सीरीज को देखते हैं तो ड्यू टू लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4D और 5D सीरीज का जो साइज होता है वो लगभग बराबर होता है, हमने ऐसा बोला था। और उनका साइज अगर बराबर होता है तो देख लो बेटा यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जो 4D और 5D सीरीज का है और दोनों एक दूसरे के साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है। तो पहला ऑप्शन कंपटीशन से बाहर, क्योंकि आयरन और निकल की बात कर रहा है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जिरकोनियम और टाइटेनियम की बात कर रहा है, ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर। यहाँ पर जिंक और हॉफनियम की बात कर रहा है, ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर। और यहाँ बात कर रहा है जिरकोनियम और हॉफनियम की, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, और ये 3D सीरीज का, ये 4D सीरीज का और ये 5D सीरीज का। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। रीजन तो आपको याद ही होगा बेटा, ड्यू टू लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी काफी है। और इसको अगर डिटेल में समझाना हो तो क्या लिखेंगे बेटा, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग, due to poor screening effect of 4f electron। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन अमंग द लैंथेनॉइड्स। बताओ बच्चों जल्दी से क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर आपको आना चाहिए। क्या पूछा है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है अमंग द लैंथेनॉइड। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बेटा, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं याद वो की पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं, सॉर्टेड नोट्स हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी लिख के आपको नोट्स दिए सारे रिकॉल करो, रिवाइज करो, आपके सारे पीवाईक्यूज उसमें से हो जाएंगे बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स with the following outer orbital configuration may exhibit the larger number of oxidation state। हमें यहां पर 4 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पूछा है कि कौन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। यहां पर हमने देखा फर्स्ट ऑप्शन था 3d5-4s1। 3d5-4s1 के अकॉर्डिंग जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर ही देगा। लेकिन यहां पर है 3d5, अगर यहां पर 3d5 है तो हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब अगर हमें ये देखना है कि कौन लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, इसके लिए हमने याद भी रखा है बेटा 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। मैग्नीज शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा बेटा, यहां पर हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, दैट इज 3d5-4s2। यही होता है बेटा मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर हो गया मैग्नीज, तो ये याद भी रखना है बेटा। क्लियर। रेस्ट हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसको समझते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, इनिशियली नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, आफ्टर मैग्नीज डिक्रीज होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। क्लियर। अगर हम बात करें इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की, तो मैंने क्या कहा था, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 2 इनकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज है। अब इस केस में बेटा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 3d1-4s2 स्कैंडियम, 3d2-4s2। इसका क्या हो जाएगा 3d, दैट इज 3d3-4s2। इसका क्या हो जाएगा 3d5-4s1। इसका क्या हो जाएगा 3d5-4s2। नेक्स्ट, लेकिन हमें बात करनी है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की, और हमें अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी निकाल देते हैं, हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d2 4s2 4s1। क्या आ गया बेटा, 3d2 4s1, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s1। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5, और यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उस एलिमेंट को उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। अब जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो अब इस केस में ये जो दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 3d से निकलेगा। 3d कैसा है, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, और अगर ये हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें काफी एनर्जी देनी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा एनर्जी इसी को देनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया बेटा, क्रोमियम। उसके बाद हम इन सब का ऑर्डर बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्मल वही मैग्नीज आ जाएगा, मैग्नीज के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद दैट इज टाइटेनियम, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, जितना ज्यादा हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्लियर। तो ये याद रखना, जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस। क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में, MnO4 माइनस के मोल्स पूछे हैं, तो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया बेटा, क्या MnO4 माइनस। क्या पूछा है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज MnO4 माइनस बेटा पर मैग्नेट को बोलते हैं, MnO4 माइनस पर मैग्नेट को बोलते हैं, जो कि KMnO4 होता है, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। पूछा है कि उसके कितने मोल रिक्वायर्ड हैं फेरस ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए कंप्लीटली एसिडिक मीडियम में। बेटा फेरस ऑक्सलेट क्या होता है, जब आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसे हम कहते हैं फेरस। ऑक्सलेट हम किसे कहते हैं बेटा, C2O4। इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसका कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा, FeC2O4, जो कि किसका फॉर्मूला है, दैट इज फेरस ऑक्सलेट। अब अगर KMnO4 इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये क्या है बेटा, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या है हमारा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या रिडॉक्स टाइट्रेशन का एप्लीकेशन बताया था बेटा मैंने इस चैप्टर में, दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of oxidizing agent is equals to number of gram equivalent of reducing agent। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर है, और अगर क्वेश्चन में MnO4 माइनस के मोल्स पूछे हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, कौन सा फॉर्मूला बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 का n फैक्टर क्या होता है, क्लियर। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है आपका FeC2O4, और क्वेश्चन में बोल रखे हैं उसके मोल दे रखे हैं, मोल दे रखे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में किसी के मोल दे रखे हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा, सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। अब इस केस में अगर n फैक्टर आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन ऑक्सीडाइज होकर कौन सी स्टेट में जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर यहाँ पर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आयरन को कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं, KMnO4 और K2Cr2O7, उसको +2 से वो कन्वर्ट कर देते हैं +3 के अंदर। वहीं पे जो आपका ऑक्सलेट है जहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इस ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज करके KMnO4 क्या बना देता है बेटा, CO2, ये हमने पढ़ा था। और जब ऑक्सलेट से CO2 बनता है तो कार्बन +3 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। और अगर आपको किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का n फैक्टर देखना है तो आप क्या देख लेते हो,
दोनों का कितना गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ओवरऑल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, आयरन +2 से +3 में गया तो इसकी तरफ से n फैक्टर 1 आया, और यहां पर +3 से +4 में जा रहा है, लेकिन कार्बन कितने बेटा, कार्बन यहाँ पे 2 हैं, तो क्या करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो गया, तो n फैक्टर 3 आ गया। हमने सेम क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया बेटा, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, इसके मोल 1 दे रखे हैं, n फैक्टर इसका 3 हो गया, इसके मोल्स हमको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका n फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 होता है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ गए, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गए 3/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट इज 0.6, सो द फाइनल आंसर विल बिकम 0.6 मोल। क्लियर हो गया होगा बेटा। तो हमने यहाँ पर ये रिडॉक्स के रिएक्शन वाले चैप्टर में भी मिलेंगे, लेकिन ये रिएक्शंस हम KMnO4 के बारे में हम DNF में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखवाया। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6 क्वेश्चन डिस्कस किए। जिसके आंसर्स करेक्ट हो वो +4 करते चले जाना, और जिसका गलत हो रहा है वो -1 करते चले जाना। कल जो मैं लाइव क्लास लूंगी मुझे सबसे पहले आपके मार्क्स पूछने हैं, क्योंकि अगर आप रिवाइज करके आए होंगे तो ये क्वेश्चंस आप कर पा रहे होंगे साथ साथ। क्लियर, तो अपने आंसर साथ साथ लिखते चले जाना। मैं अगली क्लास में उन बच्चों के नेम अनाउंस करूंगी जिनके फुल में से फुल होंगे, दैट मीन्स वो अच्छे से रिविजन करके आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है अमंग द फॉलोइंग। बेटा इनऑर्गेनिक में जो सबसे ज्यादा जो आपके साथ खेल जाता है ना, वो करेक्ट इनकरेक्ट। क्लियर, नॉट करेक्ट, नॉट स्टेटेड, नॉट ट्रू, ट्रू, फॉल्स, नॉट फॉल्स, ऐसे स्टेटमेंट्स को यूज करता है। तो ये बहुत ही बेसिक टर्म्स होती हैं, लेकिन क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है और हम देखकर खुश हो जाते हैं और हम आंसर मार्क करके लिख देते हैं। ऐसी गलतियां अगर अवॉइड करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला है बेटा इस क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है बेटा, शील्डिंग पावर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट वीक। अच्छा, शील्डिंग पावर 4f इलेक्ट्रॉन की वीक होती है। हाँ जी, हमने कुछ ऐसा पढ़ा तो था। शील्डिंग पावर इज ऑल अबाउट इनर इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं बाहर की तरफ, उन्हें हम कहते हैं शील्डिंग पावर। क्लियर, ये तो करेक्ट है, तो हम यहां लिखते भी चले जाते हैं करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ डिक्रीज इन द रेडियस ऑफ एटम्स और आयंस as one proceeds from lanthanide to lutetium। बात तो एकदम सही। जब लैंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, डिक्रीज इन साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर को हम कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमको स्टेटमेंट क्या दिया बेटा, लैंथेनाइड्स, क्या स्टेटमेंट दिया बेटा, पढ़ेंगे ध्यान से। हमें बोला है that statement lanthanide contraction is accumulation of successive shrinkages। मैम ये क्या होता है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास ये जितने भी 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इनका क्लाउड होता है, जो ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट सक्सेसिव श्रिंकेजेस। एज अ रिजल्ट ऑफ lanthanide contraction, the properties of 4d series of the transition elements have no similarities with the 5d series of elements। कैसी बातें कर रहे हैं, बहकी बातें कर रहे हैं, बताओ। 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट्स एक प्रॉपर्टी सिमिलर शो करते हैं, एटॉमिक रेडियस सेम होना, और उसका रीजन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही था। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तभी आंसर आएगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द मोस्ट स्टेबल। इनमें से कौन सा आयन मोस्ट स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर,
अब इस केस में हमसे पूछा है मोस्ट स्टेबल कौन होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले अब इस तरीके के आंसर्स को हम कैसे देंगे, अगेन हमें हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है Mn+2। Mn+2 को अगर हम देखें तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स बच गए 3d5। क्रोमियम+3 को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो गया बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये हो गया 3d5 4s1 था ना 3d3। वेनेडियम की बात करते हैं, वेनेडियम 3+ में दे रखा है, तो यहाँ पर वेनेडियम की अगर हम बात करें तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हो गया 3d1। और टाइटेनियम की अगर हम बात करें Ti+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल 4 होते हैं, 3d2 4s2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें भी हो गया 3d1। अब इस केस में हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बेटा एक्वस सॉल्यूशन में वो एलिमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा पहला, ऑन द बेसिस ऑफ हमने किस पे डिसाइड किया, साइज। उतना ज्यादा इसका हाइड्रेशन होगा, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ज्यादा वो उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर स्टेबल होगा, क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे अपने H2O के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो बेटा इसका जो मोर करेक्ट रीजन है वो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समझेंगे, इसको हम समझेंगे वाया T2G एंड EG अच्छे से डिटेल में। क्लियर बेटा, अभी इसको आप याद रख लो, इस 31st क्वेश्चन को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में फिर से डिस्कस करेंगे, ज्यादा क्लियर आपको तब होगा। क्लियर, क्योंकि अभी आप ये भी देख पा रहे होंगे मैम 3d1 तो इधर भी है, फिर आपने इसको स्टेबल क्यों बोला, क्योंकि बेटा जब ये क्रोमियम इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना तो T2G EG होते हैं बेटा। तो जैसे अभी तक हम 3d5 को हाफ फील्ड मानकर चलते थे ना, उसी तरीके से बेटा T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं, EG में 2 ऑर्बिटल होते हैं। T2G में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो हाफ फील्ड है, स्टेबल है, तो वो स्टेबल है एक्वस फॉर्म में। क्यों, क्योंकि उस वाटर के साथ उसने इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया है। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। More number of oxidation state are exhibited by actinoids than the lanthanoids. The main reason for this, जल्दी से बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ये हमने डिस्कस किया था, हाँ जी बिल्कुल डिस्कस किया था। क्या आएगा बेटा इसका आंसर, पढ़ो और जवाब दो इसका। More energy difference between 5f and 6d orbitals than between 4f and 5g orbitals. More energy difference तो नहीं होता, लेसर एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो हमारे पास सब शेल्स होती हैं उनके अंदर जिनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उनमें जब एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो उन सभी के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, और जब सभी के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कंपैरेटिवली ज्यादा शो करता है। तो ये तो स्टेटमेंट कैसा हो गया बेटा, इनकरेक्ट हो गया। बी स्टेटमेंट क्या दिया है, लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f and 6d orbitals than the 4f and 5d, that is the more correct reason, that is the reason कि एक्टिनॉइड है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड। क्लियर, ग्रेटर मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द लैंथेनॉइड देन दैट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिनॉइड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोर एक्टिव नेचर ऑफ एक्टिनॉइड्स, कौन सा एक्टिव नेचर, किस बेसिस पर वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, दैट इज द करेक्ट रीजन बेटा। ओके, डिस्कस भी हुआ था ये एक्टिनॉइड्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ KCN टू गिव। अब अगेन बेटा कौन से रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कौन से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, ये आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब हम इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। अब कॉपर सल्फेट क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट भी एक सॉल्ट है। क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट भी एक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट होता है बेटा, ये CuSO4.5H2O। क्लियर, इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, KCN के साथ। तो हमें यहाँ पर पूछा है कि ये कौन से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम यही पढ़ने वाले हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ये कैसे कब कौन से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, इसे हम वर्नर थ्योरी से सॉल्व करेंगे।
अब आप बोल रहे होंगे कि मैम फिर आपने इसे यहाँ पे इंक्लूड भी क्यों किया? बेटा इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि कहीं कहीं पे डीएनएफ को पहले पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पे डीएनएफ को बाद में पढ़ाया जाता है, बट मेरे अकॉर्डिंग पहले पढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज होगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो बट ये वाले जो आंसर्स हैं ये आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ के ही कर पाओगे जब आप वर्नर थ्योरी पढ़ोगे, क्लियर। तो यहाँ पे इसका मोर करेक्ट रीजन जो आंसर है वो है CuCN4 होल 3 माइनस, क्लियर। तो दैट इज द आंसर जिसे हम वहां डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द आयंस कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। इनमें से पूछा है कि चार आपको पेयर दे रखे हैं, इन चारों पेयर में से कौन से दो पेयर ऐसे हैं जो दोनों ही नेचर में कलर्ड होंगे। अगर हमें ये देखना है कि कौन से दोनों आयंस कलर्ड हैं तो बताओ बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वहां पर वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, हाईली अनस्टेबल होगा, लौट कर वापस आएगा, ट्रांजिशन करते हुए आएगा, जिस रीजन में आएगा वो विजिबल रीजन होगा और वो कलर एमिट करेगा, क्लियर। तो यहाँ पर सिंपल ये वाली प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। हमें क्या दिया है बेटा, आयंस, आयंस हमें दिया, फॉर एग्जांपल हमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, Ni+2 Ti+3 ऑप्शन ए, ठीक है। तो निकल की अगर हम बात करें, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2 और इसमें से अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये बच गया 3d8, क्लियर। नेक्स्ट टाइटेनियम की अगर मैं बात करूं बेटा तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2 और 3d2 4s2 में से भी तीन इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d1। नेक्स्ट पेयर हमको क्या दिया बेटा, स्कैंडियम+3 टाइटेनियम+3। स्कैंडियम+3 और टाइटेनियम+3 अगर हम देखें, वैसे हमें आगे ज्यादा जाने की जरूरत थी नहीं क्योंकि अगर हम इसका देखें तो 3d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो ये हमने इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हमने ये 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे तो हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कंफर्मेशन है कि ये कलर शो करेगा ही करेगा। यहाँ पर देखो बेटा डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि ये भी कलर शो करेगा। तो हमें क्या चाहिए बेटा, कलर शो करने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, यानी कि जो फुल्ली फिल्ड होंगे और जिनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलर शो नहीं करेंगे, क्लियर। और ऑप्शंस पे जाने की जरूरत नहीं है बट कोशिश करो कि सारे आंसर आप निकालो, क्लियर। तो ऑप्शन बी सी डी सब सॉल्व करना, देखना या तो किसी में फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर किसी में 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जस्टिफाई करके देख लेते हैं अपने आंसर को। स्कैंडियम+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, टाइटेनियम+3 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d1 4s2, 3d1 4s2 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो क्या हो गया 3d0। और अगर एक भी एलिमेंट, एक भी आयन इनमें से ऐसा हो जाए कि जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो ऑप्शन तो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। वो ऑप्शन कंपटीशन से बाहर क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है पेयर, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो कलर शो करेगा, तो दोनों का कलर शो करना जरूरी है। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें तो हमें दिया बेटा स्कैंडियम+3, जैसे ही स्कैंडियम+3 आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d0 हो जाना है, ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर, क्लियर। फोर्थ ऑप्शन हमको दिया बेटा Ni2+ एंड Cu+। निकल जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2, 3d8 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बच गया 3d8 और 3d8 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर हम देखें Cu+ में, Cu+ में क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो गया 3d10। जैसे ही ये 3d10 हुआ तो d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इस बार ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं
और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो इस केस में ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर. ये रहा. क्या क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4. हमसे KMnO4 के मोल्स पूछे हैं. रिड्यूस्ड 1 मोल ऑफ KI इन अल्कलाइन मीडियम. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिए. आपको मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था. ठीक है बेटा, ये AIPMT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है. जनरली हम यहाँ पर पता है जल्दी क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पर जल्दी ये करते हैं, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है, अच्छा ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, तो हम सीधे क्या कर देते हैं, हम सीधे देखते हैं KMnO4 है, एसिडिक मीडियम है, एन फैक्टर हम कितना ले लेते हैं बेटा, एन फैक्टर हम सीधे सीधे उसका 5 ले लेते हैं. लेकिन आपने देखा यहाँ पे कौन से मीडियम की बात कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड 1 मोल ऑफ KI इन अल्कलाइन मीडियम. और अल्कलाइन मीडियम के लिए मैंने आपको एक रिएक्शन भी लिखवाया था. क्या रिएक्शन लिखवाया था बेटा, कि जब भी KMnO4 होता है किसके साथ, KI के साथ इन अल्कलाइन मीडियम, तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि Mn तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में. क्लियर? लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ये होता है ना, दैट इज क्या नाम है, I-, ये जो I- होता है ये कन्वर्ट होता है IO3- में. ये आयोडीन में कन्वर्ट नहीं होता. और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो यहाँ पे था वो था इसका एन फैक्टर हमें निकालना आना चाहिए. क्लियर? तो अब हमने क्या देखा, अब हमने ये देखा बेटा कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है. क्लियर? आयोडीन की बात कर रहे हैं. MnO4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और Mn यहाँ पर कितनी है बेटा, +4. तो दोनों का एन फैक्टर कितना आ रहा है बेटा, +7 से +4 कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है. और -1 से +5 कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है. तो हमारे पास दोनों का एन फैक्टर कितना कितना आ गया, जितने का डिफरेंस है. अब इस क्वेश्चन में कंसेप्ट तो वही यूज होना है, कौन सा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही और ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है ही. लेकिन जो गलतियां हम करने वाले थे वो गलती मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं बेटा. आप लोग क्या करते हैं, जनरली सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, KMnO4 हो या K2Cr2O7 हो, उनसे एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडेशन करवाता है. अगर क्वेश्चन में मेंशन ना करे कि कौन से मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तब तो आपको हमेशा एसिडिक मीडियम लेना ही लेना है. लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है, ये रिएक्शन मैंने हाईलाइट करके लिखवाई थी बेटा, कि अल्कलाइन मीडियम में जो KMnO4 है वो आयोडाइड से आयोडेट बनाता है, ना कि आयोडीन. क्लियर? तो ये कौन सा आयन है बेटा, ये आयोडेट आयन है. क्लियर? और यहां पर ये कौन सा आयन है, ये आयोडाइड है. तो बस दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट कर दो. एक तरफ आपको लिखना है KMnO4, दूसरी तरफ आपको लिखना है दैट I- to IO3-. ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में मोल्स पूछे KMnO4 के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 मल्टीप्लाई बाय इसका एन फैक्टर. और KMnO4 का एन फैक्टर यहाँ पे कितना है बेटा, एन फैक्टर यहाँ पे 3 है, 5 नहीं है. और यहां पर इसका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे ग्राम इक्विवेलेंट का, अगर क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, 1 मोल बोला है, अगेन नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर कितना है, 6. तो आंसर कितना आ गया बेटा, 6/3 दैट इज 2. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी. आपको क्लियर हो गया होगा बेटा. तो दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि KMnO4 बेसिक अल्कलाइन मीडियम में क्या करता है, आयोडाइड से आयोडेट बनाता है, ना कि आयोडीन. क्लियर? ये ध्यान रखना बेटा इस वाले क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा. द aqueous solution containing which one of the following ions will be colorless. इनमें से
जब ये आयंस एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे तो इनमें से कौन से आयंस कलरलेस होंगे। तो हमें ये पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर दो ही तरीके से शो करते हैं, एक जिसे हम कहते हैं डीडी ट्रांजिशन और एक जिसे हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से जो कंपाउंड्स कलर होते हैं वो हम लिख चुके, केमिनोफोर हो गया, डाइक्रोमेट हो गया। और जो कलर की जो डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं उनका एक ही रीजन है कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे या 0 इलेक्ट्रॉन होंगे वो आयन कलर शो नहीं करेगा। तो अब इस केस में ऑप्शन ए क्या दिया है बेटा, ऑप्शन ए दिया है स्कैंडियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बेटा बार बार, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो रही है। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो क्या बच जाएगा, स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बचेगा 3d0। तो ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात करते हैं Fe+2 की। Fe+2 की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये क्या हो जाएगा 3d6। बिल्कुल इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये तो कलर शो करेगा। हमसे पूछा है कलरलेस, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। क्योंकि मैंने गलत कर दिया, अब देखो ऐसी गलतियां होती हैं, उसने कलरलेस पूछा था जो कोई भी कलर शो नहीं करेगा, तो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होगा बेटा, वो कलरलेस होगा। सो द राइट आंसर विल बी स्कैंडियम +3। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट ऑप्शन को जस्टिफाई कर लेते हैं। ये ऑप्शन तो कंपटीशन से बाहर हो ही गया क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये तो कलर शो करेगा। थर्ड ऑप्शन है बेटा टाइटेनियम +3, स्कैंडियम टाइटेनियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल कलर शो करेगा, तो ये भी ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। डी ऑप्शन दिया बेटा Mn+2। Mn+2 मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5। बिल्कुल चाहो तो बनाकर देख लो, इन तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो सारे कंपाउंड्स कलर्ड होंगे। और वो कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होंगे बेटा, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। क्लियर बेटा, हमने पढ़ा हुआ है ये टॉपिक, याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। क्या क्वेश्चन है, 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सी है बेटा, 3D सीरीज की बात कर रहा है। आर लिस्टेड बिलो विद देयर एटॉमिक नंबर। तो हमें कौन कौन से एलिमेंट्स दे दिए, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। क्लियर। Which one of them expected to have third ionization enthalpy highest? इन चारों में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड हाईएस्ट होगी। तो इनको लाइन से लिखते हैं बेटा, V कर Fe एंड Mn। क्लियर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वेनेडियम का 3d1 4s2, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 4s2। क्रोमियम का होता है 3d5 4s1। आयरन का होता है 3d6 4s2 और इसका होता है 3d5 4s2। अब हम सब में से दो दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल देते हैं। जब हम सब में से दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हमारे पास अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, फिर हम देखेंगे कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमने जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वेनेडियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d3। यहाँ पे क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d4। सब में से हमने क्या किया, 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इधर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा 3d6। और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5। अब आप खुद बताओ बच्चों, इन चारों एलिमेंट में से, आपके सामने चारों एलिमेंट है, किसमें हमें
सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो किसमें हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? हम कैसे कंपेयर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर ये जो है, अब ये कैसा है बेटा? हाफ फिल्ड है। और अगर ये हाफ फिल्ड है तो ये स्टेबल है, और अगर ये स्टेबल है तो जो स्टेबल है वो ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता, तो इस एलिमेंट को सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो द राइट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द मेन रीजन, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? What is the main reason for largest number of oxidation state exhibited by the actinoids that the corresponding lanthanides? चलो ठीक है, actinides लिखा हुआ है। तो क्या रीजन था बेटा? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज अगेन रिपीटेड, मतलब आप देख रहे हो कि सेम क्वेश्चन सेम रीजन का रिपीट हो रहा है, अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। lesser energy difference between 5f and 6d orbitals than between 4f and 5d orbitals. Absolutely right answer. सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। मैंने लास्ट 30 इयर्स के सारे क्वेश्चंस निकाल लिए बेटा, इससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ भी टफ नहीं है इनऑर्गेनिक में, बस हमें चीजों को कंट्रोल करना है। क्लियर? यहाँ पे देखो, लार्ज एटॉमिक साइज देन एक्टिनॉइड्स देन द लैंथेनॉइड्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट हमको बोला मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं बताओ, उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं, तो ये भी कैसा हो गया बच्चों? ये भी इनकरेक्ट रीजन हो गया। नेक्स्ट बोला ग्रेटर रिएक्टिव नेचर ऑफ द एक्टिनॉइड्स देन द लैंथेनॉइड। हाँ, रिएक्टिव नेचर तो होता है, लेकिन दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर? किसके पर्सपेक्ट में बात कर रहा था? वो बात कर रहा था मेन ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। द कैटालिटिक एक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड इज एस्क्राइब्ड मेनली टू, किससे मैच करते हैं बेटा? ये चीज हमने पढ़ी हुई है। क्लियर? देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, क्या उनका मैग्नेटिक बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल था कि वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं? कौन? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? कैटलिस्ट की तरह। तो क्या रीजन है बेटा देयर मैग्नेटिक बिहेवियर? ना जी। देयर अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स, यस, कहीं ना कहीं उनके जो अनफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, बट मोर करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जब वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसी वजह से वो कैटालाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट की तरह जब ये बिहेव करते हैं तो ये मेटल्स क्या करते हैं? अपने सरफेस पे रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन के होने के लिए। क्लियर? दैट्स व्हाई ये एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। आपने पढ़ा होगा बेटा हेबर्स प्रोसेस के बारे में, राइट? हमने भी डिस्कस किया था। सो द राइट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी, देयर केमिकल रिएक्टिविटी। ना जी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बेटा जब हम किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लाइक हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, लेकिन कौन सी एक्टिविटी शो करने के पीछे कौन सा मोर करेक्ट रीजन है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने डिस्कस किए थे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, राइट? तो वहां पर भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी, और ये प्रॉपर्टीज तब ही समझ आएंगी जब आप उन्हें ध्यान से समझोगे। तो नोट्स रटने से बेटर ये भी होता है बेटा, आप क्लास को अच्छे से अटेंड करो। जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, ये किसके लिए करवाए जा रहे हैं? आपके लिए, ताकि जिन चीजों में आप कंफ्यूज होते हो कि ये नहीं ये भी तो हो सकता था, ये नहीं ये भी तो हो सकता था, वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। और इनऑर्गेनिक में आप सॉर्टेड रहो, जैसे कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये ऑप्शन भी तो आंसर हो सकता था, क्योंकि आंसर हमेशा एक ही ऑप्शन होगा। क्लियर? तो ऐसी गलती ना हो उसके लिए बेटा ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होना इनऑर्गेनिक में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो एज यूजुअल हम कोऑर्डिनेशन में भी रखेंगे, क्योंकि वो तो हमारी लाइव क्लासेस होंगी, तो मैं साथ साथ केबीडी राउंड्स भी रखूंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंपाउंड। बताओ बेटा कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर। अगेन आप क्या करोगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद देखोगे कि कौन कितनी ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हालांकि बेटा ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, बट व्हाट आई वांट कि आप इसे अपने नोट्स में ऐड कर लेना। Americium in the lanthanoid shows the maximum number of oxidation state on the basis of their electronic configuration. Clear बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, without losing its concentration, ZnCl2 solution cannot be kept in contact with। हम किसको, मतलब इनमें से किस में ZnCl2 सॉल्यूशन को नहीं रखेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, विदाउट लूजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन ZnCl2 कैन नॉट बी कैप्ड इन कॉन्टैक्ट विद। हमें किसके कांटेक्ट में नहीं रखना चाहिए, हमें उसके कांटेक्ट में नहीं रखना चाहिए जो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव हो। सिंपल, क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा रिएक्टिव के कांटेक्ट में इसको रखेंगे तो वो क्या करेगा, वो इसको डिस्प्लेस कर देगा। वो इसको डिस्प्लेस ना करे, वो रिएक्ट ना करे, ZnCl2 अपनी कॉन्सेंट्रेशन को लूज ना करे, तो उसके लिए हमें उस एलिमेंट के साथ इसे कांटेक्ट में रखना होगा जो इससे ज्यादा रिएक्टिव ना हो। क्लियर। तो हमने देखा, उसने पूछा कि किसमें हम नहीं रख सकते, तो उसने हमें ऑप्शन दिए लेड, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। अब इसका जवाब आप कैसे दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने पढ़ा था बेटा, लेके 12 सरदार का नाम मांगे, अली महान जान कर फेंके सीडी। भाई आपको जैसे जैसे याद हो वैसे वैसे कर लेना, आधे बच्चे यही स्पैम करने लग जाते हैं, हमें तो उस तरीके से याद करनी, जैसे जो अच्छा लगे वैसे याद करो। फेंके सीडी, कोई नीचे, सुनो प्रभात है, क्यों आगे आए, आगे आए। तो जिसको जैसे याद हो वो वैसे कर लेना बेटा, मैंने तो बस लिखवा दिया है। क्लियर। ये मैं पहले भी लिखवा चुकी हूँ, तो ये तो बोलना ही मत मैम ट्रिक लिखवाओ। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमने क्या देखा, हम ZnCl2 की बात कर रहे हैं, तो ZnCl2 के बाद जिंक के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जिंक से कम रिएक्टिव है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या थे, हमारे पास ऑप्शंस में था लेड, हमारे पास ऑप्शन में था गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये जिंक से कम रिएक्टिव है, और अगर ये जिंक से कम रिएक्टिव है तो हम ZnCl2 को इनके साथ कांटेक्ट में रख सकते हैं, क्योंकि वो ZnCl2 को जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा। वहीं पे जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसके साथ हम इसे नहीं रख सकते। सिंपल। सो द करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, विच आयन इज कलरलेस। देख रहे हो आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, कि वो डी ट्रांजिशन। सिर्फ हमें क्या देखना आना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें कब देखना आएगा, जब हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आएगा। और इसलिए मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैंने ट्रिक्स के साथ लिखवाया है। तो यहाँ पे हमको सिंपली आयंस दे रखे हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और देखो किसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमें ए ऑप्शन क्या दिया बेटा, Cr+4। बी ऑप्शन कलरलेस पूछा है, तो कलरलेस वो होगा जिसके पास 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या जो फुल्ली फिल्ड होगा। दूसरा हमें दिया स्कैंडियम +3, थर्ड हमें दिया Ti+3, डी हमें दिया वेनेडियम 3+। तो बेटा क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। उसमें से अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d2। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2। अब तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d0। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d1। नेक्स्ट वेनेडियम का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, दैट इज 3d3 4s2।
3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d2। अब जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो कलर शो करेंगे, लेकिन जिसके डी में 0 इलेक्ट्रॉन है वो नेचर में कैसा होगा बेटा, वो नेचर में कलरलेस होगा, वो किसी भी तरह का कोई कलर शो नहीं करेगा। सो द करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। क्लियर? तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, जहां पर हमने लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का भी लिखा था। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा? n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2। और अगर ये बात कर रहा है, अगर ये बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बेटा? अगर ये लैंथेनॉइड्स की बात कर रहे हैं तो लैंथेनॉइड्स हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लैंथेनॉइड प्रेजेंट होते हैं 6th पीरियड में, 6th पीरियड में और 3rd ग्रुप में। और अगर ये 6th पीरियड में प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास n की वैल्यू 6 हो गई, क्योंकि ये n क्या होता है? ये n पीरियड नंबर ही तो होता है, ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, शेल नंबर होता है। तो n की जगह 6 लिख दो तो क्या हो जाएगा बेटा? 6s2। n-1 किया तो क्या आ गया? 5d 0 to 1। n-2 किया तो कितना आया? 4f 1 to 14। अब अपना आंसर मैच कर लो बेटा, कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई हो रहा है। अच्छा, लैंथेनॉइड्स का पूछा था तो इसने हमें सिंपल लैंथेनॉइड्स बोला था बेटा, तो हम इसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। ठीक है, तो देख लो बेटा कौन सा आंसर जस्टिफाई हो रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? इनमें से कौन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? ये तो हमने रट लिया है, मैग्नीज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, डिस्कस किया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन द सिल्वर प्लेटिंग ऑफ कॉपर। मैम ये क्या होता है? आपने तो पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो ये भी बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और होमवर्क क्या था? एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको लिखनी है फ्रॉम एनसीईआरटी, और जब आप वो रीड आउट करते आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाती। तो व्हाट इज, अब आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी है, नोट्स में ऐड करना है बेटा, ध्यान रखना है इस बात को। क्या दिया है बेटा? क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद हम इसको आपको अच्छे से समझाएंगे। In the silver plating of copper, KAgCN2 is used instead of AgNO3. The reason is a thin layer of Ag is formed on copper. भाई सिल्वर की लेयर कॉपर पे तभी बन सकती है जब सिल्वर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हो, लेकिन ये तो कतई गलत बात हो रही है। क्लियर? तो ये तो हो गया इनकरेक्ट, ये आंसर आप कर सकते थे इजीली फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। Ag plus ions are completely removed from solution। हमें यही नहीं पता अभी रिएक्शन क्या हुई है, तो हम कैसे बताएं? Less availability of Ag plus ions as copper cannot displace Ag from AgCN2 ion। Absolutely right answer। मैंने आपको यही कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। भाई हमसे क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा था कि जब हम सिल्वर की प्लेटिंग करवाते हैं, यानी कि सिल्वर का किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं, तो हम वहां पर इस कॉम्प्लेक्स को यूज करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को यूज करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को यूज क्यों नहीं करते? अब देखना बेटा ध्यान से, ये जो कॉम्प्लेक्स हमने यूज किया उस कॉम्प्लेक्स का नाम है KAgCN2 और इसका नाम है AgNO3। अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, इस ब्रैकेट के अंदर, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी प्रेजेंट होता है वो आयनाइजेबल नहीं होता, यानी कि ये कंपाउंड कभी भी टूटने नहीं वाला। अगर ये कंपाउंड नहीं टूटने वाला तो यहां से हमें Ag+, यहां से कोई भी इसको डिस्प्लेस भी नहीं कर सकता, लेकिन यहां से हमें Ag+ आयंस इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। तो इस केस में अवेलेबिलिटी लेस होगी Ag+ आयंस के लिए। क्यों अवेलेबिलिटी लेस होगी Ag+ आयंस के लिए? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें बेटा, ये रही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज,
इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास क्या है बेटा, आप ध्यान से देखो बेटा, Ag और Cu को। Cu कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव है, और जो मोर रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन Ag तो लेस रिएक्टिव है, जो लेस रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट्स विद KCN। अब ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना बेटा, ये क्वेश्चंस मैंने सिर्फ इसीलिए पिक किए हैं ताकि हम अब जब चैप्टर पढ़े तो आप इन क्वेश्चन को रिलेट कर पाओ कि ठीक है कोऑर्डिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वो सभी क्वेश्चंस है जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आना चाहिए इन जनरल, लेकिन उनके क्या रीजंस है, क्योंकि हमें अभी तक इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं पता। क्लियर? तो अभी हम जब डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है बेटा, व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद KCN। जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम KCN से कराते हैं तो वो कॉपर साइनाइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ KCN ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। अगर आपको याद हो तो मैंने कॉपर सल्फेट की कुछ रिएक्शंस लिखवाई थी कि जब KCN के साथ कराते हैं तो कॉपर साइनाइड साइनोजन का फॉर्मेशन होता है, फर्दर रिएक्ट कराने पर आयोडाइड के साथ कॉपर आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब KCN एक्सेस में होता है तो इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है बेटा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हमने इसके बारे में पढ़ा था, हमने रिएक्शंस लिखी थी। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग बेटा, जो मैंने कॉपी में करवाया है वो तो आपको अच्छे से याद करना ही करना है। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर? ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था। ये कब बना था बेटा, जब KCN हमारे पास सिंगल लिमिटेड अमाउंट में था। मैम हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जब तक एक्सेस मेंशन ना करे आंसर यही होना है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में लिख दिया कि एक्सेस में प्रेजेंट है तो आंसर चेंज हो जाना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड इन सॉल्यूशन। देख रहे हो बेटा, अगर आप देख सकते हो तो कलर, कलरलेस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पे एवरी ऑल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आया ही हुआ है। और हमें एक छोटी सी चीज देखना आना चाहिए, और छोटी सी चीज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, अब भी बोल रही हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू होने वाला है। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी भी याद नहीं हो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले याद कर लेना बेटा अच्छे से। क्लियर? क्या बोला है बेटा, इनमें से कौन सा कलर्ड होगा सॉल्यूशन में। ठीक है, सिंपल क्या देखना था हमें, यहां से देखना था प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली। क्या देखना है बेटा, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इतना सा देखना है। तो वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करते हैं। पहला क्या बोला बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड इन सॉल्यूशन। तो अब देख लो बेटा, Cu+ क्या होता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s1। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये हो गया 3d10। और यहां पर क्या है, यहां पर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो ये कैसा होगा, ये तो कलरलेस होगा। और अगर ये कलरलेस होगा तो ये कंपटीशन से बाहर। क्लियर बेटा? सेकेंड ऑप्शन क्या दिया बेटा हमें, Cu+2। Cu+2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 है और जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 3d9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा, ये बिल्कुल कलर शो करेगा, ये नेचर में कलर्ड होगा। क्लियर? नेक्स्ट दिया था हमको टाइटेनियम+4, ऑप्शन जस्टिफाई करके देख लेते हैं। टाइटेनियम+4 की अगर हम बात करें तो टाइटेनियम+4 में यहाँ पर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2। और जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 3d2। तो हमारे पास यहां पर भी नहीं, +4 है ना बेटा, 3d2 4s2, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 0। और 0 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो ये भी कैसा हो गया, कलरलेस। क्लियर?
नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या दिया, स्कैंडियम +3। इस केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d1 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये भी हो गया 0 इलेक्ट्रॉन। कैसा हो गया बेटा, ये भी हो गया कलरलेस। क्लियर हो गया। तो इस प्रॉपर्टी में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, अब तक तो याद हो गया होगा बेटा, याद हो भी जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड्स फॉलोज द ऑर्डर। अब देखो बेटा, बेसिक कैरेक्टर को हम कैसे कंपेयर करेंगे। बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये हमने पढ़ा हुआ था। लेकिन अगर हम इन एलिमेंट्स को देखें तो ये सारे के सारे नेचर में कैसे हैं, ये सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हैं। अगर ये सबके सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, तो अब सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, इनके मेटालिक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, जितना हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा। जितने ज्यादा मेटालिक होंगे नेचर में, उतने ज्यादा बेसिक होंगे नेचर में। तो यहाँ पर हमें जो एलिमेंट्स इंक्लूड किए थे वो कौन कौन से थे बेटा, स्कैंडियम नहीं है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन। और अगर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें मैच करना होता तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी मैच नहीं कर सकते। हमें बस अब क्या देखना है बेटा, मेटालिक कैरेक्टर। और मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वैसे भी इनके साइज में एक्सेप्शन था, तो इनकी बाकी प्रॉपर्टीज में भी एक्सेप्शन है। क्लियर। तो यहाँ पर जो इनके मेटालिक कैरेक्टर, जो बेसिक नेचर का आंसर है, वो हो जाएगा बेटा, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर। सेम लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो उनका बेसिक नेचर भी डिक्रीज होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ यूट्रियम, लैंथेनम, यूरोपियम, ल्यूटेशियम। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा, मैम इतना डिटेल में भी याद करना है क्या। नहीं बेटा, ये बहुत पुराने टाइम्स के क्वेश्चन है, बट फिर भी हमने इंक्लूड किया है। आप खुद डिफरेंस देखो बेटा, खुद डिफरेंस देखो कि पहले ऐसे क्वेश्चंस आया करते थे। क्लियर। तो ये तो अब मैं खुद बोल रही हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी उठानी है। वो एनसीईआरटी उठाकर आपको लैंथेनॉइड्स की एक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, वो लैंथेनॉइड्स की जो टेबल बनी हुई है, वहां पर आयंस का साइज आपको दे रखा है। वो आयंस का साइज आपको लर्न करना है। मैम इतना डिटेल में आएगा क्या, नहीं बेटा, ये नहीं आने वाला। बट हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है अगर हमारा टारगेट 720 में से 720 है। और अगर हमको सिर्फ 650 मार्क्स लाने, तो मान लो कि एक क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी बेटा। तो ये टेबल बनाना, ड्रॉ करना, पहले साइज लर्न करना, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अमंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। ये हमें ट्रांजिशन मेटल आयंस दे रखे हैं। विच आयंस हैव 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। इनमें से कौन सी सीरीज ऐसी है जिसमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 होगा। सबसे पहले हमने ए के एलिमेंट्स उठा लिए, तो कौन कौन था बेटा, टाइटेनियम +3, वैनेडियम 2+, क्रोमियम +3, Mn+4। अब इस केस में टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2। 3d2 4s2 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1। वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d3 4s2। बेटा ये तो कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया, हटाते चले जाते हैं, क्योंकि उसने पूछा सारे मेटल आयंस का 3d2 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। हमने बी ऑप्शन उठाया, बी ऑप्शन उठाया तो यहाँ पर आया टाइटेनियम +4, वैनेडियम +4, क्रोमियम +6, Mn+7। क्लियर, यही दे रखा है। तो अब इस केस में Mn+7 याद, ये 3d5 4s2 होता है, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3d0 आ जाएगा। ये ऑप्शन भी कॉम्पिटिशन से बाहर। क्लियर। थर्ड ऑप्शन देखेंगे बेटा, थर्ड ऑप्शन में हमको दिया टाइटेनियम +4, वैनेडियम +3, क्रोमियम +2 एंड मैग्नीज +3। मैग्नीज 3d5 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या बच जाएगा 3d4। ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा डी ऑप्शन, टाइटेनियम +2,
वेनेडियम प्लस 3, क्रोमियम प्लस 4, मैग्नीज प्लस 5। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 3d2 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका हो गया 3d2। वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d3 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए 3d2। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, दैट इज 3d2। सो द करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमारे जो डीटीपी ऑपरेटर हैं उन्होंने, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ दे दिए थे उन्हें बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, लास्ट के जो क्वेश्चंस है ना बेटा जो बिफोर 2000 बिफोर 1990s अप्रॉक्स थे, तो उन्होंने क्या किया सब में 2005 लिख दिया है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में सब में 2005 लिखा हुआ है, तो ऐसा मत समझना कि 2005 में डीएनएफ के इतने क्वेश्चंस आए थे, ना जी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उनसे गलती हो गई है, बट कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, तो ईयर डजंट मैटर। क्लियर? फिर भी मैं कैंसिल तो कर ही देती हूँ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या बोला है बेटा? लैंथेनॉइड्स आर, लैंथेनॉइड्स के बारे में हम काफी प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो लैंथेनॉइड्स आर 14 एलिमेंट्स इन द 6th पीरियड, एटॉमिक नंबर 90 to 103। जैसे ही उसने ये लिखा, ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर, क्योंकि ये 57 से 71 तक होते हैं, इनकरेक्ट। 14 एलिमेंट्स इन द 7th पीरियड, कंपटीशन से बाहर, 6th पीरियड। 14 एलिमेंट्स इन द 6th पीरियड, हाँ जी। एटॉमिक नंबर 58 to 71, ना जी भाई, एफ ब्लॉक एलिमेंट लिखता तब तो 58 से 71 करेक्ट है, क्योंकि लैंथेनम इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, बताया था, लेकिन लैंथेनॉइड बोल रहा है और फिर 58 to 71 लिख रहा है, तो ये गलत है, वो 57 से 71 तक होते हैं। ये ऑप्शन भी कंपटीशन से बाहर। 14 एलिमेंट्स, हाँ जी, इन द 7th पीरियड, एटॉमिक नंबर है, सारे ही गलत हैं क्या? इन द 6th पीरियड, एटॉमिक नंबर 58 to 71, फिर इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट लिखना था बेटा, दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर? तो यहाँ पर इनका भी थोड़ा मिस्टेक है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही कंपटीशन से बाहर, क्योंकि एटॉमिक नंबर बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। लेकिन बेटा अगर लैंथेनॉइड्स बोल रहा है तो 57 to 71 होना चाहिए, बिकॉज लैंथेनम लैंथेनॉइड तो है, लेकिन हाँ एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। बिल्कुल बेटा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, उसने बोला ना एटॉमिक नंबर 58 to 71 दैट आर फिलिंग ऑफ 4s सब लेवल, बिल्कुल करेक्ट है बेटा ये आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक देन ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक नेचर की बात कर रहा है। और हमने इफेक्ट्स ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उनका बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। तो ये लेस बेसिक नहीं होता, ये मोर बेसिक होता है, तो ये इनकरेक्ट है। और अगर ये इनकरेक्ट है तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट स्टेटमेंट, in lanthanoid series ionic radius of lutetium ion decreases, ऐसा तो कुछ नहीं होता, पर्टिकुलर लुटेशियम आयन की क्यों उनकी रेडियस को हम डिक्रीज करेंगे? लैंथेनम इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज rather than lanthanoids, absolutely right। लैंथेनम जो है वो लैंथेनॉइड सीरीज का नहीं है, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। Atomic radius of zirconium and hafnium are same because of lanthanoid contraction, absolutely correct। Clear? तो ये बाकी तीन स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, which one of the following element with the following outer orbital configuration may exhibit the larger number of oxidation state? I think this question is repeated once again, 3d/4s2, that is मैग्नीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ऑस्मियम इज, तो हमने लिखा था बेटा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम और रुथेनियम मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और वो है +8।
सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने आपको बीच में भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे और पीवाईक्यूज हमने 54 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आपको पूरा आइडिया लग चुका है किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए इस चैप्टर पे। तो जो नोट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप चाहो एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो आपसे इस चैप्टर के नहीं बन पाए हैं वो कोऑर्डिनेशन पढ़ के और अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हमारा आधे से ज्यादा टाइम, हमारा 1 आवर 10 मिनट्स, हमारा 1 आवर 10 मिनट्स इसी में लग गया। तो हम आज कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जो हमारा नया चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाकी हम इस चैप्टर को कल डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अब बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ बेटा नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस नए टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहली बात कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इनका नेम कहां से अराइज हुआ, क्लियर। अब देखो बेटा, आपने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। सॉल्ट्स कैसे होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। और सॉल्ट कैसे बनते हैं, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लिया सॉल्ट A और सॉल्ट B। हमने कोई भी 2 सॉल्ट लिए, उन दोनों सॉल्ट्स को मिलाया, अच्छे से उनको रखा थोड़ी देर के लिए, वो मिक्स हुए, थोड़ा सा हीट कर दिया, उनके वेपर्स निकले और उनके क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हुआ। उनके जो क्रिस्टल्स बने हैं, अब हमारे पास वो क्रिस्टल्स 2 तरीके से क्लासिफाई हुए। तो पहली बात, जिन 2 सॉल्ट को बना के हमने जो कंपाउंड बनाया वो कंपाउंड कहलाते हैं एडिशन कंपाउंड। और ये एडिशन कंपाउंड 2 तरीके से क्लासिफाई हुए। एक आया बेटा हमारे पास जिसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट, और एक आया जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैम, वो मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। तो पहली बात बेटा, क्या होते हैं एडिशन कंपाउंड्स। सो when 2 or more salts are mixed together and stands for some time after vaporization, some crystals are formed, और वो जो क्रिस्टल्स हमारे पास बनते हैं are called एडिशन कंपाउंड। क्या कहलाते हैं बेटा, वो कहलाते हैं एडिशन कंपाउंड, क्लियर। अब ये जो एडिशन कंपाउंड है, ये जो हमारे पास एडिशन कंपाउंड है, ये फर्दर 2 तरीके से क्लासिफाई हुए। कैसे क्लासिफाई हुए बेटा, हमारे पास ये जो एडिशन कंपाउंड है, दीज आर क्लासिफाइड एज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 दैट इज डबल सॉल्ट। यहाँ पे डबल सॉल्ट की कहानी खत्म हो जाएगी क्योंकि फिर हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दूसरा हमारे पास आए बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इन्हीं को हम और क्या बोलते हैं, इन्हें हम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक ही बात है। तो इसमें तो कंफ्यूज होना मत। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा समझना, हमने जो 2 सॉल्ट मिलाए, ठीक है, हमने जो 2 सॉल्ट मिलाए, मान लो इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा डबल सॉल्ट के बारे में। मान लो हमने क्या क्या मिक्स किया बेटा, हमने मिक्स किया K2SO4, पोटेशियम सल्फेट लिया 1 सॉल्ट, दूसरा सॉल्ट हमने लिया एल्यूमिनियम सल्फेट,
और हमने इन दोनों को पानी में मिलाया। जब हमने इन तीनों को पानी में मिलाया, एक ग्लास लिया, थोड़ा सा पोटेशियम सल्फेट, थोड़ा सा एल्यूमिनियम सल्फेट, अच्छे से इसको पानी में मिक्स किया, फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। उसके बाद उसे वेपराइज कर दिया। वेपराइज किया तो जो क्रिस्टल्स हमारे पास बने, उन क्रिस्टल्स का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। आपको याद अगर हो तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पोटाश एलम। घर में यूज करते हैं ना बेटा, फिटकरी करते नहीं करते? तो ये पोटाश एलम हमारे पास एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो जब हमने इनिशियली जब इन दो सॉल्ट को मिलाया तो हमारे पास कौन कौन से आयंस थे बेटा? हमारे पास पोटेशियम था, हाँ जी, सल्फेट था, हाँ जी, एल्यूमिनियम था, हाँ जी। अब जो कंपाउंड बना, अगर इस कंपाउंड को फिर से पानी में मिला दिया जाए तो हमें वापस सारे आयंस मिल जाएंगे। फिर से पोटेशियम मिल जाएगा, हाँ जी, एल्यूमिनियम मिल जाएगा, हाँ जी। तो इसमें क्या होता है, जो डबल सॉल्ट वाले कंपाउंड होते हैं, इनमें जो आयंस होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को फिर से मेंटेन कर लेते हैं जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं। दीज आर डबल सॉल्ट। बहुत सारे कंपाउंड्स है, क्लियर? लाइक मोर सॉल्ट हो गया, FeSO4 वाला जो कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, मोर सॉल्ट हो गया, KCl कार्नालाइट हो गया, .MgCl2.6H2 हो गया। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डबल सॉल्ट। सिंपल, दो सॉल्ट मिलाया, हीट किया, रखा थोड़ी देर के लिए, वेपर्स निकाल दिए, क्रिस्टल्स बने। तो जो क्रिस्टल्स बने वो क्रिस्टल्स नेचर में कैसे हैं? वो क्रिस्टल्स हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं कि वो हाँ जो आयंस प्रेजेंट हैं वो फिर से अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर लेंगे जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? इसको भी समझते हैं, पहले इसके बारे में लिख देते हैं। तो हमने इसके बारे में क्या पढ़ा बेटा? हमें इसके बारे में क्या समझ आया? अगर हम बात करें डबल सॉल्ट की, तो दे हैव एग्जैक्टली same ions in the compounds as in their constituent ions। यानी कि जिन आयंस से मिलकर ये बना था वो सेम आयंस इसमें अब भी प्रेजेंट हैं। अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो वो सारे के सारे आयंस हमको फिर से मिल जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्ट बना है बेटा, देखो इसे ध्यान से, यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्ट बना है, इस केस में ये जो कंपाउंड है इसको हम अगर फिर से पानी में डाल दे तो फिर से हमारे पास सारे के सारे सेम आयंस आ जाएंगे। इसके और भी एग्जाम्पल्स है बेटा, इसके एग्जाम्पल्स में यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको नीचे लिखना है। क्लियर? इसके और एग्जाम्पल्स भी मैं आपको अगर मेंशन करूं, दैट इज KCl.MgCl2.6H2O। क्लियर? फेरस अमोनियम सल्फेट हो गया, मोर सॉल्ट जिसे कहते हैं। बात करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या होता है, मान लो हमने दो सॉल्ट लिए, एक लिया हमने KCN, क्लियर, एक हमने लिया KCN। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? दोनों का मेजर डिफरेंस मैं आपको फिर से बता देती हूँ बेटा। यहाँ पे हमने क्या किया था, दो सॉल्ट ऐसे लिए थे जिन दोनों सॉल्ट्स को हमने मिक्स कर दिया, उनके क्रिस्टल्स बनाए। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों है तो एडिशन कंपाउंड, डेफिनेशन पढ़ो बेटा, हैं तो दोनों ही एडिशन कंपाउंड, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस किस चीज का है? मेजर डिफरेंस इस चीज का है कि दोनों ही मिक्सचर ऑफ सॉल्ट से बनते हैं, लेकिन यहाँ जो कंपाउंड बनता है वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है आयंस की, लेकिन ये मेंटेन नहीं रखता। कैसे? इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, हमने मिक्स किया KCN को मिक्स किया FeCN ट्वाइस के साथ। क्लियर? अब इन दोनों ने मिलकर मान लो एक कॉम्प्लेक्स बनाया, जिस कॉम्प्लेक्स का नाम है K4FeCN
CN6। मान लो हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है अभी, तो हमारे पास ये भी एक सॉल्ट था, ये भी एक सॉल्ट था, लेकिन जब दोनों को मिलाया, हीट किया, वेपोराइज किया, और अब जो क्रिस्टल्स बने, उन क्रिस्टल्स में जो कंपाउंड बना, उस कंपाउंड में जो इस ब्रैकेट के अंदर होता है ना बेटा, नेक्स्ट में आपको यही पढ़ाने वाली हूं, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हो, चाहे केटायन हो, चाहे एनायन हो, चाहे जो भी हो, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होता। तो ये जो भी इस ब्रैकेट के अंदर होता है वो कभी भी आयनिक फॉर्म में बाहर नहीं आएगा, और ये जो बाहर है ये आयनाइजेबल होता है। तो अगर ये टूटेगा भी ना बेटा, तो टूटने पर ये बनाएगा 4K प्लस प्लस FeCN6 होल -4। तो जब हमने इन सॉल्ट को मिक्स किया था तो हमारे पास K प्लस भी था, Cn भी था, Fe+2 भी था और Cn भी था। लेकिन जब दोनों ने कॉम्प्लेक्स बना लिया, दोनों ने कंपाउंड बना लिया, तो ये जो क्रिस्टल्स हमारे पास बने, यहां पर अब पोटेशियम की आइडेंटिटी तो मेंटेन्ड है, लेकिन आयरन अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका है। आयरन अब हमें आयनिक फॉर्म में नहीं मिलने वाला। तो जैसे हमने यहां लिखा था बेटा, जैसे हमने वहां लिखा था, तो यहां पर आप लिख लो दे हैव डिफरेंट आयंस। तो यहां पर क्या हमने लिखा था, दे हैव एग्जैक्टली सेम आयंस इन द कंपाउंड एज इन दियर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो यहां पर मैं बस एक स्टेटमेंट लिख रही हूं, दे हैव डिफरेंट आयंस। तो जब हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्म में होते हैं तो ये डिफरेंट आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, ये ध्यान रखना। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही एडिशन कंपाउंड है। एक डबल सॉल्ट, इसकी कहानी यहीं खत्म, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज लग रही है, अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि मैम ये क्या होता है ब्रैकेट, इसके अंदर क्या होता है और क्यों ये आयनाइजेबल नहीं है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। और ये हमारे चैप्टर का नेम है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैम फिर आपने ये क्यों बताया, हमें पता तो हो हम पढ़ क्या रहे हैं। तो दो सॉल्ट्स को मिलाने पर, हीट करने पर, रखकर थोड़ी देर के लिए उनके क्रिस्टल्स बनाने पर दो तरीके के क्रिस्टल्स बनते हैं। अगर क्रिस्टल ऐसे हैं कि फिर से पानी में मिलाओ तो वही आयंस आ जाएंगे, तो वो डबल सॉल्ट है। और अगर क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो इस ब्रैकेट के बाहर होता है वो आयनाइजेबल होता है, वो तो टूटता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाले कभी नहीं टूटते। तो उनके आयंस जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे और जो कंपाउंड के अंदर हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और वो पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। क्लियर? वो टर्म्स क्या है वो सब मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बता देती हूँ। मान लो हमारा जो कंपाउंड है, यही कंपाउंड उठा लेते हैं बेटा। उस कंपाउंड का फॉर्मूला है K4 FeCN6। तो यहां पर एक एक चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो जानना बेटा। क्लियर? ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है वो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, वो कहलाता है आयनाइजेशन स्फीयर। क्या कहलाता है बेटा? आयनाइजेशन स्फीयर। और आयनाइजेशन स्फीयर का मतलब होता है कि अगर इसको तोड़ा जाए, पानी में मिलाया जाए, तो ये आयनाइजेबल है, ये आयंस की फॉर्म में बाहर आएगा। वहीं पे बेटा इस ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो कभी भी टूटकर बाहर नहीं आने वाला। इस ब्रैकेट के अंदर पहला जो ये एलिमेंट लिखा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं CMA। क्या फुल फॉर्म है बेटा? सेंट्रल मेटल एटम। ध्यान रखना बेटा, भूलना मत इसे। क्लियर? सेंट्रल मेटल एटम। फिर ये क्या है? इस एटम को छोड़कर जितने भी ब्रैकेट के अंदर हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब होते हैं लिगेंड्स। क्या होते हैं बेटा? लिगेंड्स। और ये भी क्या होता है अभी मैं डिफाइन करूंगी। यहां पर ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है?
ये नंबर रिप्रेजेंट करता है दैट नंबर ऑफ लीगेंड्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ लीगेंड्स। और ये हमें कहाँ हेल्प करेगा? हेल्प्स टू कैलकुलेट, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर। मैम ये क्या होता है? चिंता ना करो बच्चों, सब पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? अब ध्यान से आप इस पूरे कंपाउंड को देख लो पहले, और एक एक टर्म को याद कर लो जो मैंने लिखा है, एकदम याद कर लो बेटा, फिर एक एक टर्म को मैं डिफाइन करके बताऊंगी। जल्दी से रीड आउट करो बेटा सारी चीजें। लिख लिया बेटा सबने? चाहो तो साथ साथ लिख लेना बेटा इसे। क्लियर? अब हम इन टर्म्स के बारे में बात करते हैं बेटा, कैसे बनता है, क्या बनता है। तो सबसे पहली बात, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। क्लियर? तो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक मेटल्स बोल लो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल लो, acts as central metal atom due to their small size, high nuclear charge, and availability of vacant d ऑर्बिटल। अब देखो बेटा, अभी तक हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात नहीं किए थे, लेकिन ये जो है, ये सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है कौन? ये लिगेंड देता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए खाली ऑर्बिटल चाहिए, और जिसके पास खाली ऑर्बिटल नहीं है, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्या वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं बना सकता। तो इस कंपाउंड में, इस कॉम्प्लेक्स में, इस ब्रैकेट के अंदर ये वाली जो पोजीशन होगी ना, हमेशा देख लेना किसी भी कंपाउंड में वो डी ब्लॉक एलिमेंट ही होगा। काहे? क्योंकि उसका स्मॉल साइज होता है, न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है, और उसके पास खाली डिब्बे होते हैं, टेंडेंसी होती है पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा अपने ऑर्बिटल में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, उसे हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। क्लियर? लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा? लिगेंड्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग टेंडेंसी to donate electron pair to the central metal atom। लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। क्लियर? तो उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये किस किस फॉर्म में हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये जो हमारे पास क्या होते हैं बेटा? लिगेंड्स होते हैं। इनके पास टेंडेंसी होती है, दीज आर द ग्रुप ऑफ एटम्स, कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो इनकी टेंडेंसी है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करते हैं बेटा? ये जो लिगेंड्स होते हैं ना, तो यहाँ पर भी साइनाइड है ना, ये Cn- है, तो ये अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है उस सेंट्रल मेटल एटम को, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो लिगेंड्स आर द ऑल अबाउट ग्रुप ऑफ एटम्स। साइनाइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, बहुत सारे लिगेंड्स हम पढ़ने वाले हैं। तो दीज आर द ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके पास
इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर हो, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज हो, वो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर क्या करता है, वो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो विच कैन फॉर्म डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म, क्या करते हैं बेटा, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हमें इतना तो पता ही है, क्या पता है कि एक जना देता है और एक जना लेता है, लेकिन शेयर दोनों करते हैं। डेंटिसिटी क्या होती है बेटा? डेंटिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड्स। क्या है बेटा? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड, इट इज the property of ligands that gives the number of donor sites, of any ligand। कोई भी लिगेंड है बेटा आपके पास, वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट कर सकता है, उसके पास और भी डोनर साइट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लिगेंड है, अगर हमारे पास कोई लिगेंड है, मान लो वाटर, तो ये कैसा लिगेंड है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये हो गया, इसकी डेंटिसिटी क्या हो गई बेटा, इसकी डेंटिसिटी हो गई 1। वहीं पे अगर हमारे पास है बेटा दूसरा लिगेंड ऑक्सलेट COO माइनस, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सलेट है ना, ये यहाँ से भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है और ये यहाँ से भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो इस लिगेंड के पास 2 डोनर साइट हैं जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर देकर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, इसकी डेंटिसिटी हो गई हमारे पास 2। तो किसी भी लिगेंड की डेंटिसिटी इज ऑल अबाउट कि उस लिगेंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो देकर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्लियर हो गया बच्चे? अब इसको एक बार देखो, ध्यान से पढ़ो, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर हो गया बेटा तीनों टर्म्स? तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, डेंटिसिटी क्या होती है, ये सारे याद करते जाओ बेटा साथ साथ, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी चैप्टर में थ्योरी समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से क्या मतलब है भाई? कॉम्प्लेक्स में जब जब बोलूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किया जाता है इस ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट जो भी है उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटाइनिक भी हो सकता है, एनाइनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, नॉन आयनिक। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है जब उस ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एनाइनिक का मतलब है जब उस ब्रैकेट में नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रल का मतलब यह है जब उस पे कोई चार्ज ही नहीं है, लाइक FeCO होल 4। अब इस केस में इस ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं है तो ये नॉन आयनिक है। वहीं पे कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा? फॉर एग्जांपल CONH3 होल 6 3+। तो जैसे ही आपने ये ब्रैकेट देखा तो आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स है, और आपने इस पे पॉजिटिव चार्ज देखा तो आप बोलोगे ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या है बेटा? ये एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। वहीं पे बेटा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक चीज तो क्लियर है कि ब्रैकेट तो होना ही चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। तो बेटा लाइक FeCN6-3। तो ये कैसा है? इसमें नेगेटिव चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स पे, तो ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। बहुत इजी चीजें डिस्कस कर रही हूँ, बट अगर टर्म्स क्लियर हो गई ना बेटा तो इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो किसी भी चैप्टर को हम पढ़ते, कोई भी नई चीज अगर हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हमें बेसिक्स क्लियर होंगे तो ये टर्म्स जो अभी मैं रुक रुक कर आपको पॉज ले लेके बता रही हूँ,
यही टर्म्स यूज होने वाली है आगे जाके। अब मैं बात कर रही हूँ सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, डेंसिटी, हमें पता ही नहीं है क्या होता है, हमें पता ही नहीं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अगर ये नहीं पता तो नॉमेनक्लेचर नहीं सीख पाओगे। इसलिए एक एक टर्म को पढ़ो, समझो, जानो और क्वेश्चंस करेंगे, चीजें अपने आप क्लियर हो जानी है। इसको ध्यान से देख लो बेटा, क्योंकि अब मैं आपके साथ क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाली हूं। आपको पहचानना है कि यहाँ पर कैसा कॉम्प्लेक्स है और हमारे पास जो कैटायन एनायन है वो कैसे कैसे हैं, ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, कोई भी कंपाउंड है उसमें हमेशा कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है। कैटायन अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो वो सिंपल कैटायन है, लेकिन अगर एनायन ब्रैकेट के अंदर है तो वो कॉम्प्लेक्स एनायन है। अगर कैटायन पहले लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो सिंपल कैटायन, और अगर एनायन ब्रैकेट के अंदर है तो वो कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई कंपाउंड हो पहले कैटायन होता है कभी, फिर बाद में एनायन होता है, और अगर दोनों में से कोई भी एक ना हो तो दोनों पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या है। क्लियर? तो अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, पहले हमेशा कैटायन होता है फिर एनायन होता है। तो क्या देख पा रहे हो, क्या ये कैटायन है? हाँ जी ये कैटायन है। तो क्या कैटायन ब्रैकेट में है? ना जी। तो क्या लिखेंगे, इस कंपाउंड के अंदर कैटायन कैसा था? सिंपल था, तो इसे बोलेंगे सिंपल कैटायन। और ये पूरा एनायन है और एनायन ब्रैकेट के अंदर है, तो हम इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एनायन। क्लियर बेटा? अब यहां पे कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये नॉन आयनिक हो गया, न्यूट्रल हो गया। क्लियर? यहां देखो, अब इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ मैम, फिर भी पहले जो लिखा हुआ है वो हमेशा कैटायन है, बाद में जो लिखा हुआ है वो हमेशा एनायन है। तो पहले जो लिखा हुआ है वो अगर कैटायन है तो कैटायन ब्रैकेट में है तो क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन। और बाद में जो लिखा हुआ है वो ब्रैकेट में नहीं है, दैट इज सिंपल एनायन, सिंपल एनायन। नेक्स्ट देखना बेटा, यहाँ पे K4Fe2CN6, पहले जो लिखा हुआ है वो कैटायन है, बाद में जो लिखा हुआ है वो एनायन है। पहले वाला ब्रैकेट में नहीं है, दैट मीन्स सिंपल कैटायन है, और एनायन ब्रैकेट में है तो क्या लिखेंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स एनायन। तो आज के लिए मैं आपको बस इतना सा काम दे रही हूं कि ये टर्म्स पढ़कर आना, समझकर आना। अगली क्लास में हम सारे लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और इन सारे लिगेंड्स के बारे में पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर की बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज पढ़ेंगे। तो जैसे बेटा 11वीं क्लास में आपने कोवेलेंट बॉन्ड पे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब चीजें पढ़ी थी, उसी तरीके से बेटा यहाँ पर अभी इस क्लास में आप इन थ्योरीज के बारे में पढ़ोगे। लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फिर से पढ़ेंगे और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो बेटा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट बेसिक चीजें क्लियर होंगी तभी चैप्टर में मजा आएगा। तो अच्छे से रिवाइज करके आना बेटा। कल हम ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।